हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और पूरी अपनी पढ़ाई पे मेहनत कर रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो होने वाली है करंट अपडेट की, मॉर्निंग की। आज डेट क्या है? 25 फरवरी 2023। तो 25 फरवरी 2023 की जो करंट अपडेट्स की वीडियो है मॉर्निंग की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली न्यूज क्या है? मैंडेटरी सर्टिफिकेशन फॉर कॉटन क्वालिटी। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन फॉर कॉटन क्वालिटी। देखिए मैंडेटरी क्या होता है? मैंडेटरी मतलब होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये न्यूज को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या बोलूंगा कि जो सर्टिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेट चाहिए किस चीज के लिए? कॉटन की क्वालिटी के लिए, वो होना ही होना चाहिए। मतलब कि जो कॉटन की क्वालिटी चेक हो रही है ना, तो उसके लिए सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर आपको कहीं आगे भेजना है कॉटन, जो भी आपका कॉटन है उसको अगर आगे कहीं भेजना है ना, मतलब क्वालिटी चेक होगी और वो क्वालिटी चेक होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपके कॉटन की क्वालिटी है कैसी, आपके कॉटन की क्वालिटी है कैसी। तो ये किसने बोला है कि जो सर्टिफिकेशन जो है मैंडेटरी है? ये बोला है हमारे देश के जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल मतलब मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ने बोला है। अभी टेक्सटाइल क्या होता है? देखिए जो कपड़े बनते हैं ना, जो कपड़े वगैरह बनते हैं, उसको वो वाला जो पूरा काम होता है उसको टेक्सटाइल बोलते हैं, उसको टेक्सटाइल बोलते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है इस समय इंडिया के? पीयूष गोयल। ठीक है, कौन है? पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल ने बोला है, क्या बोला है कि मैंडेटरी है सर्टिफिकेशन ऑफ कॉटन क्वालिटी। क्योंकि देखिए इंडिया की अगर बात करें ना, तो इंडिया बहुत बड़ा कॉटन का प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। प्रोड्यूसर मतलब इंडिया में कॉटन बहुत बड़ी मात्रा में उगता भी है और हम उसको एक्सपोर्ट भी दूसरे देशों को देते भी हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ना, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश इस समय पे टेक्सटाइल के मामले में बहुत आगे चल रहा है, भारत से भी बहुत आगे चल रहा है। उनकी जो इकोनॉमी बेस्ड है वो किसके ऊपर बेस्ड है? 60% उनकी इकोनॉमी बेस्ड है किसके ऊपर? टेक्सटाइल के ऊपर बेस्ड है। और वो कॉटन कहां से लेते हैं? वो लोग भी कॉटन इंडिया से लेते हैं। इससे पहले पाकिस्तान भी इंडिया से लिया करता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने तो इंडिया से बिजनेस ही करना बंद कर दिया है, तो उसके वो नहीं देता है अब। और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया से कॉटन लेती हैं, क्योंकि जो इंडिया की कॉटन है ना, उसको सबसे सबसे हाई क्वालिटी कॉटन माना जाता है पूरी दुनिया में। सबसे हाई क्वालिटी कॉटन इंडिया की माना जाता है। कहां पे? पूरी दुनिया में। ओके, तो इस वजह से देखिए पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, इसी वजह से क्या है, इंडिया की जो कॉटन है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसी वजह से उसकी क्वालिटी चेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब काफी समय से क्या हो रहा है, कि जैसे मौसम बदल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए कॉटन के लिए बारिश भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कॉटन के लिए बारिश भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बारिश कहां से मिलती है? हमारे यहाँ पे मानसून सीजन जो आता है, हमारा मानसून सीजन जो आता है। लेकिन पिछले कुछ समय से क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, मानसून का ही पता नहीं चल रहा है। कभी बहुत ज्यादा मानसून आ जाता है, इतना आ जाता है जितनी जरूरत नहीं है। कभी क्या है, आता ही नहीं है मानसून, बहुत मतलब लंबे समय तक नहीं आता। कभी कभी बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा समय तक रुक जाता है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से परेशानी हो रही है, कभी कभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाती है, ठीक है। तो देखिए किसी भी चीज को अगर कोई भी चीज लिमिट में हो, जितनी चाहिए उतनी हो, तो ही वो चीज कारगर है, वरना क्या है, वरना वो चीज बेकार है, वरना वो और चीजों को खराब ही करेगी। तो उसी तरह से क्या है, जो मानसून की अनस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से क्या है, जो कॉटन की क्वालिटी है हमारे यहाँ पे, जो कॉटन की क्वालिटी है हमारे यहाँ पे, वो धीरे धीरे गिरने लगी है। जो लेंथ ऑफ कॉटन है ना, वो हमारे यहाँ धीरे धीरे गिरने लगी है। अगर वैसे हम बात करें कॉटन की इंडिया में, तो सबसे बढ़िया कॉटन मानी जाती है इंडिया की। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आ रही है इनकी वजह से क्या है, इनकी वजह से हमारी कॉटन में जो है थोड़ी सी दिक्कत आने लगी है। देखिए इंडिया की कॉटन को क्या बोला जाता है? इंडिया की कॉटन को बोला जाता है इन्फेक्शन फ्री, एलर्जिक फ्री, ठीक है। ड्यूरेबल मतलब जो बहुत लंबे समय तक चले, ड्यूरेबल मतलब बहुत लंबे समय तक चले। ओके, तो हमारी कॉटन को क्या बोला जाता है? इन्फेक्शन फ्री, ठीक है, ड्यूरेबल और इन्फेक्शन फ्री, ड्यूरेबल एंड एलर्जिक फ्री, है ना। इसी वजह से हमारी जो कॉटन है इसको हाई क्वालिटी कॉटन बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है परेशानी आनी शुरू हो गई है मानसून की वजह से, मैंने आपको बता दिया। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई तरह की कॉटन लॉन्च करी थी, ठीक है। और उस कॉटन का नाम क्या था? कस्तूरी कॉटन। क्या नाम है उसका? कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन इस कॉटन का नाम है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला ये जो कस्तूरी कॉटन है ना, आगे से हमको इसी के ऊपर काम करना है, ठीक है। इसी के ऊपर हमको काम करना है और हमारी जो क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी जब हम इस कॉटन के ऊपर काम करेंगे। कस्तूरी कॉटन जो इसका नाम है, और हमको इसी को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है जिस भी कंट्री को, या कोई भी कंपनी, क्योंकि कोई कंपनी अगर वो बना रही है जो अपने कपड़े वगैरह बनाती है, तो उनको भी तो जरूरत पड़ेगी ना। कोई कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल कंट्रीज भी लेती है बहुत सारी। तो उसके लिए क्या है, हमको हाई क्वालिटी कॉटन देनी है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा कस्तूरी कॉटन देनी है। और इसी वजह से सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि किसी के पास बेकार कॉटन ना पहुंच जाए इंडिया से। क्योंकि देखिए अगर किसी के पास जिसकी लो क्वालिटी हो,
ऐसी कोई कॉटन पहुंच जाए, ऐसी कोई कॉटन पहुंच जाए तो क्या होगा, बदनामी तो होगी ना। आप मान लीजिए आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कोई चीज आप बहुत अच्छी बनाते हो, फिर उसको आप धीरे धीरे उसकी क्वालिटी गिराने लग जाओ तो क्या होगा, कुछ समय तक तो चल जाएगा, ठीक है, एक आध बार तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आपकी क्वालिटी गिरेगी ऐसे ऐसे लोग आपसे खरीदना भी बंद कर देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग आपसे खरीदना ही बंद कर देंगे। तो यही वाला किस्सा हो सकता है इंडिया की कॉटन के साथ। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमको कॉटन के ऊपर फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा कॉटन करना है, कॉटन के ऊपर फोकस करना है, इसकी क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। कोई भी चीज मतलब कोई भी कॉटन अगर हमारे यहाँ से बाहर जा रही है, फिर किसी भी कंपनी के पास भी जा रही है जो इंडिया के अंदर है, तो उसका सर्टिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है कि आपको उसको सर्टिफाइड करना ही करना है, उसकी क्वालिटी चेकिंग करनी ही करनी है, ओके। और ये जो है आपकी कस्तूरी कॉटन, इसी वजह से इसको लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया है, ताकि जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक तरह से प्रमोट कर रही है, कस्तूरी नाम की जो कॉटन है, कस्तूरी कॉटन, इसको एक तरह से प्रमोट कर रही है, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी है ना, इसकी क्वालिटी जो है और कॉटन से इस समय पे काफी अच्छी चल रही है, ठीक है। वैसे इंडिया में टोटल 4 प्रकार की कॉटन मिलती है, तो उनमें से जो सबसे टॉप क्वालिटी कॉटन है ना, वो यही है, कस्तूरी कॉटन, ओके। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट कर रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, नेक्स्ट न्यूज है हमारी रुद्र कृष्ण पटेल विन गोल्ड इन आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप, ओके। तो ये आईएसएसएफ क्या है, ये एक शूटिंग वर्ल्ड कप है। मतलब शूटिंग वर्ल्ड कप क्या होता है, वो गोलियों से जो शूट नहीं करते, वो वाला जो होता है निशानेबाजी जो करते हैं, उसको शूटिंग वर्ल्ड कप बोलते हैं। तो आईएसएसएफ की फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, क्या, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये कब 1907 में इसने अपने टूर्नामेंट कराना, मतलब इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ये बना था कौन, क्या बना था, आईएसएसएफ जो बना था ये 1907 में बना था। और ये न्यूज हमारे देखें, गोल्ड मेडल जीता है हमारे एक प्लेयर ने, तो वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट मिल जाती है। एक बड़ी बात और क्या है कि इंडिया ने पहली बार, इंडिया की किसी खिलाड़ी ने इसमें पहली बार जो है कोई गोल्ड मेडल जीता है इंडिया में, मतलब पहली बार किसी ने इसके लिए इसमें कोई गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता कौन से टूर्नामेंट में, इन्होंने जीता है 10 मीटर, इन्होंने जीता 10 मीटर राइफल शूटिंग में, ठीक है। किसमें जीता है इन्होंने, 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है। जो 10 मीटर की दूरी से जो गोली मारते हैं ना राइफल से, है ना, यहाँ पे राइफल की बात हो रही है, पिस्टल की बात नहीं हो रही, क्योंकि बहुत तरह की चीजों से होता है, मतलब अलग अलग जो होते हैं, अलग अलग फील्ड होते हैं जिनमें कराए जाते हैं वर्ल्ड कप, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट है, अगर मैं क्रिकेट की बात बताऊं, क्रिकेट का एग्जांपल हमारे लिए सबसे सही रहता है कि हम लोग जानते हैं उसके बारे में। तो क्रिकेट क्या है, देखिए टेस्ट वर्ल्ड कप, सॉरी टेस्ट जो है, टेस्ट मैच भी होते हैं, ठीक है, उसकी भी चैंपियंस होती है, चैंपियन ट्रॉफी होती है टेस्ट की भी, फिर आपका वो भी होता है 50-50 वाला ओडीआई भी होता है और T20 भी होता है। तो उसी तरह से ये भी जो राइफल शूटिंग होती है, या फिर आप बोल दो जो शूटिंग होती है, उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ होता है, अलग अलग चीजों में बांटा हुआ होता है, तो इसके अलग अलग प्लेयर्स होते हैं। तो ये जो है हमारे प्लेयर जो है, इनका नाम क्या है, रुद्र कृष्ण पटेल, ये क्या, पाटिल, रुद्र कृष्ण पाटिल, इन्होंने क्या किया है, जीता है, पहली बार गोल्ड जीता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी एनटीपीसी रैंक्ड टू इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। तो एनटीपीसी क्या है, एनटीपीसी इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ये क्या चीज करती है, देखो ये एक रिपोर्ट निकली है, उसमें इसको क्या बोला गया है, इसको इसमें टॉप रैंक मिली है, ठीक है, उसमें इसको टॉप रैंक मिली है। किस चीज के लिए, किस चीज की रिपोर्ट निकाली गई है, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब जो किसी गवर्नमेंट के, मतलब गवर्नमेंट से डिपेंडेंट नहीं होते, किसी और चीज पर डिपेंडेंट नहीं होते। इंडिपेंडेंट मतलब जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, है ना, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पावर बनाती हो, पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाती हो, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो उसमें एनटीपीसी जो इंडिया की है, उसको बहुत अच्छी रैंक मिली है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एनटीपीसी क्या है, मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी, एनटीपीसी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो इसको क्या है, रैंक मिली है इसके अंदर। अब बात करें अगर एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी मैंने आपको बता दिया कि पावर प्रोड्यूस करती है इंडिया में, और पावर ये बहुत तरीके से प्रोड्यूस करती है। इस समय पे इंडिया की 24% जो पावर प्रोड्यूस होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो एनटीपीसी के द्वारा की जाती है, वो एनटीपीसी के द्वारा की जाती है। और बताया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में, मतलब 2050 तक ये जो 24% है, ये 50% तक हो जाएगा। तो भारत की आधी पावर, आधी 50% मतलब आधी पावर भारत की कौन प्रोड्यूस करने लगेगा, एनटीपीसी करने लगेगी 2050 तक। अभी भी मतलब 1/4 हिस्सा करती है प्रोड्यूस, थोड़ा सा 1% कम है, लेकिन 1/4 आप मान लो
1/4 हिस्सा जो है अभी भी प्रोड्यूस करती है ये इंडिया के लिए। पावर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो करती है, और 2050 तक तो ये क्या करने लगेगी, 2050 तक ये 50% जो है करने लगेगी। अब आप अगर मैं बताऊं आपको ये बिजली कैसे कैसे प्रोड्यूस करती है, बिजली कैसे कैसे प्रोड्यूस करती है आपकी एनटीपीसी, देखिए बहुत सारे तरीके हैं। देखिए विंड पावर प्रोड्यूस करती है ये, हवा से जो करी जाती है। हाइड्रो पावर से भी करती है ये, पानी के द्वारा जो करी जाती है। सोलर एनर्जी पे भी ये काम कर रही है। ओके, फिर ये थर्मल एनर्जी पे भी काम कर रही है। उसके बाद ये न्यूक्लियर एनर्जी पे भी काम कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत सारी तरीके हैं जिससे क्या कर रही है ये क्या कर रही है, ये बिजली प्रोड्यूस करती है। ओके, ये बिजली प्रोड्यूस करती है। और इस समय पे किस चीज के ऊपर काम कर रही है एनटीपीसी, जो इस समय पे किस चीज पे काम कर रही है कि नॉन फॉसल फ्यूल जो होते हैं। नॉन फॉसल फ्यूल मतलब फॉसल फ्यूल कौन से होते हैं आपके, फॉसल फ्यूल जैसे कोयला हो गया, है ना, जैसे कोयला हो गया, तो या फिर नेचुरल गैस हो गई, ये जो चीज होती है ये होती है आपकी फॉसल फ्यूल। देखिए फॉसल फ्यूल में दिक्कत क्या आती है, फॉसल आजकल ना फॉसल फ्यूल से सब दूर हटना चाह रही है कंट्रीज, है ना। मतलब फॉसल फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होगी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, और जो नॉन फॉसल फ्यूल से जो एनर्जी बनेगी वो होगी रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, ऐसी एनर्जी जिसको बनाने में हमने इन्वायरमेंट जो हमारा पर्यावरण है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें हमने नुकसान ना पहुंचाए, और जिसमें थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचे या ज्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो जो फॉसल फ्यूल से एनर्जी बनती है ना वो होती है आपकी नॉन रिन्यूएबल, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली। तो फॉसल फ्यूल जैसे मैंने आपको बताया कोयला हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जब कोयले से हम लोग बिजली बनाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में जाती है, वो क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। ऐसी नेचुरल गैस को जब हम जला के बिजली बनाते हैं वो भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो जो ये जो आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है इससे हटके, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए आपको बिजली प्रोड्यूस करने के। कोल जो एनर्जी है ना वो भी प्रोड्यूस करती है ना, कोल मतलब कोयले को जला के भी ये ना बिजली प्रोड्यूस करती है, क्या, एनटीपीसी, है ना। क्योंकि अभी क्या है इंडिया में अगर बात की जाए ना तो 70% की तक जो बिजली इंडिया में प्रोड्यूस होती है इस समय पे, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, हालांकि हम धीरे धीरे हट रहे हैं इससे, लेकिन अभी जो है 70% बिजली भारत के अंदर जो प्रोड्यूस होती है वो कोयले के द्वारा ही की जाती है। 70% जो बिजली भारत के अंदर प्रोड्यूस होती है वो कोयले के द्वारा ही की जाती है। हालांकि हम धीरे धीरे इससे हट रहे हैं दूर, हमने बहुत सारे क्या कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट जो है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट खोल रहे हैं, हम हाइड्रो पावर प्लांट खोल रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर भी बहुत सारों के ऊपर काम हो रहा है ना, और विंड पावर के ऊपर भी काम हो रहा है, थर्मल पावर के ऊपर भी काम हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे यहाँ पे 70% ऑफ द बिजली बनती है, जो पावर बनती है वो किस चीज से बनती है, वो बनती है अपनी कोयले से। 70% अभी भी कोयले से बनती है। तो इसका ये क्या किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है एनटीपीसी, किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है एनटीपीसी, फोकस कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो बिजली है ना, ज्यादा से ज्यादा जो बिजली है इसको क्या किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी बनाया जाए। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब किसी भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना करके बनाया जाए, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी जो किसी भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऐसी एनर्जी बनाई जाए। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। अगले कुछ सालों में जितनी ये बिजली बनाता है, 24% जो बिजली बनाता है उसमें से 50% बिजली को क्या करना चाहता है कि ऐसी बिजली बनाना चाहता है जो रिन्यूएबल एनर्जी हो, मतलब जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ये इसका गोल है। ठीक है, तो जैसे कि इसने क्या बोला है, 50% का मतलब 130 गीगावाट, ठीक है, इतनी बिजली ये अगले कुछ सालों में बनाना चाहता है। ठीक है, किस मतलब ये जो 50% है इसकी बात कर रहा हूं, 24% का जो 50% है वो इतना बैठता है, ये इतनी रिन्यूएबल एनर्जी बनाना चाहता है अगले कुछ सालों में। ठीक है, समझ गए आप। तो किस चीज के ऊपर काम कर रहा है ये काम कर रहा है आपका रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, ओनियन शॉर्टेज इन द वर्ल्ड। ओनियन क्या होता है, देखिए ओनियन होता है प्याज जो होती है, तो प्याज की शॉर्टेज चल रही है। शॉर्टेज मतलब कमी चल रही है पूरी दुनिया में इस समय पे, प्याज की कमी चल रही है पूरी दुनिया में, इस वजह से देखिए पूरी दुनिया में कमी चल रही है किस चीज की, प्याज की। अब देखिए जब किसी भी चीज की कमी पड़ जाए, जो ऐसी चीज जो डेली यूज में आती हो, प्याज तो देखिए डेली यूज में आती है, कुछ भी बनाओगे तो उसमें प्याज डालते हो, तो प्याज जो है आपकी डेली यूज में आती है। तो ऐसी कोई चीज जिसकी शॉर्टेज पड़ जाए, जिसकी कमी पड़ जाए, तो क्या होता है, कमी पड़ते ही जैसे ही किसी चीज की कमी पड़ गई, इस चीज की जैसे प्याज की यहाँ पर कमी पड़ गई ना, ऐसे ही इसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसी जो वैल्यूएबल चीजें होती हैं जैसे प्याज हो गया, कोई भी सब्जी मान लो आप, ठीक है, और किसी और बड़ी वैल्यूएबल चीज की तो हम बात भी नहीं कर रहे, है ना। तो क्या होता है, जैसे ही उसकी वैल्यू मतलब उसकी कीमत, वो क्या कहते हैं, उसकी क्वांटिटी गिरने लगती है ना, जैसे ही उसकी क्वांटिटी गिरने लगती है, जैसे उसकी शॉर्टेज हो जाती है, ऐसे ही क्या होता है उसके प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं।
तो जैसे कि शॉर्टेज हो रही है किसकी, प्याज की। देखिए प्याज की जो शॉर्टेज है ना, प्याज की कमी तो हर बार होती है, आपने हर बार देखा होगा प्याज की कमी किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी वजह से होती है ही। अगर एक साल में नहीं हुई तो अगले 2-3 सालों में होती होती है। बहुत 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 प्राइस बढ़ जाते हैं ना, बहुत बहुत पैसे बढ़ जाते हैं प्याज के ऊपर। प्याज के ऊपर तो आपने नॉर्मली सुना ही होगा। तो वही अब हो रहा है कि प्याज के ऊपर कमी बहुत सारी, बहुत जगह जो है हो रही है, बहुत सारे देशों में हो रही है। हालांकि अगर इंडिया की बात करूं तो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, जो भी ये होता है ना, जो किसानों से अनाज वगैरह, गेहूं वगैरह, जो भी कुछ खरीदा जाता है, सब्जी जो खरीदा जाता है, किसान जो बेचते हैं, जो गवर्नमेंट को बेचते हैं, जो एमएसपी वगैरह पे बेचते हैं ना गवर्नमेंट को, किसी इंडिविजुअल मतलब किसी प्राइवेट ओनर को बेच रहे हैं वो तो एक अलग चीज है, बेच रहे हैं किसी प्राइवेट ओनर को बेच रहे हैं वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को जो बेचा जाता है, गवर्नमेंट के जो कांटे लगते हैं ना जिनपे गेहूं वगैरह बेचे जाते हैं, उसी तरह सब्जी भी बेची जाती है, एमएसपी जो बेची जाती है। एमएसपी मतलब एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर चीज के ऊपर, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जिनके ऊपर एमएसपी देती है। इस समय 23 फसल ऐसी हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी देती है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि कोई फसल जैसे गेहूं हो गया, तो गेहूं हो गया या फिर प्याज हो गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि इतने रुपए के, चाहे वो कुंटल में ले, धड़ी में ले, जिस हिसाब से गवर्नमेंट लेना चाहती है, इतने रुपए की वो होगी होगी, ठीक है। ये क्यों देती है गवर्नमेंट, ताकि किसान को जो है बहुत ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े, है ना। किसान ने देखिए पूरी मेहनत करी, लेकिन किसी वजह से क्या है बहुत अच्छे से नहीं बिक पाई समय पे, तो क्या होगा, जो अगली खेती करना चाहता होगा उसके ऊपर वो काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए ऐसा ही तो होता है, अगर कोई बड़ा किसान है तो चलो अपने घर से लगा लेगा, लेकिन जो कोई छोटा किसान होता है वो क्या करता है, जो उसने फसल उगाई है उसको बेचने के बाद जो पैसे आते हैं उसी से अगली फसल का काम करता है, उसी से उसका घर का खर्चा चलता है। तो इसी वजह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बहुत सारी फसलों पे, बहुत सारी फसल पे दिया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मैं आपको एक बताता, हाँ, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये क्या करती है, ये जो लेती है ना, जो भी गवर्नमेंट को बेचा जाता है उस सबको जो रखती है, उस सबके ऊपर जो मॉनिटरिंग रखती है, अपने पास जो गोदाम में रखती है, वो कौन रखती है, वो रखती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है, देखिए बहुत सारे फॉर्म भी निकलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, एफसीआई के, आपने देखा होगा जरूर। तो मतलब कहीं ना कहीं पढ़ा तो होगा ही, बाकी काम क्या है इसका मैंने बता दिया, एफसीआई की फॉर्म क्या है वो बता दिया आपको। तो एफसीआई जो है इसने क्या बोला, इसने बोला देखिए हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर देखिए कमी नहीं पड़ेगी हमको। ये एफसीआई के द्वारा बोला गया है कि हमारे पास इतना स्टॉक है, हमारे गोदामों में इतनी प्याज हमारे पास पड़ी हुई है, हमारे किसानों ने पहले ही हमको इतना सिक्योर कर रखा है कि हमको प्याज की कमी पूरे साल में नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जब तक नई फसल आ जाएगी, है ना, जब तक नई फसल आ जाएगी। ये किसने बोला है, ये बोला है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो इंडिया में तो कमी पड़ेगी नहीं, लेकिन बाहर के जो और ज्यादा देश है, देखिए सबसे ज्यादा स्थिति कहां खराब हो रही है, जैसे मोरक्को में हो रही है बहुत ज्यादा। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है ना, फिलीपींस में हो रही है। फिलीपींस तो यही साउथ ईस्टर्न कंट्री है। फिलीपींस के बारे में तो आप सबने कई बार सुन लिया होगा। सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब हुई है वो फिलीपींस में हो रही है। देखिए फिलीपींस में प्याज की जो महंगाई है इतनी हो गई है कि अगर आपको एक प्याज खरीदनी है ना, तो वो आपको पूरा एक समय के खाने से भी महंगी पड़ रही है, एक समय की मील से भी महंगी पड़ जा रही है एक प्याज की खाली। इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो गई है, कहां पे, फिलीपींस में। क्यों हो गई है, देखिए 2022 में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से जो फसल है जो खराब हो गई। जैसे कि बहुत सारे साइक्लोन्स ने इनको हिट किया था। इसको साइक्लोन क्या होता है, भूचाल आते हैं ना, ऐसे तो गोल गोल घूम के जो आते हैं, वो जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। तो बहुत सारे साइक्लोन्स ने फिलीपींस को हिट किया था। और साइक्लोन जो है उसका नाम साइक्लोन, यहाँ पे जो है आपका फिलीपींस की तरफ उसका नाम क्या होता है, उसको टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइफून। देखिए ये जो साइक्लोन होते हैं इनके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। तो जो इंडिया में आता है, जो इंडिया में और इंडिया के आसपास की कंट्री है, वहां पे उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। इसलिए मैं इसको साइक्लोन बोल रहा हूँ। लेकिन जो चाइना हो गया, जापान हो गया, फिलीपींस वगैरह जो हो गई, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं टाइफून। क्या बोलते हैं, टाइफून। तो और अगर बोलूं मैं यूएसए वगैरह में क्या बोलते हैं, वहां पे बोलते हैं हरिकेन। ओके, वहां पे बोलते हैं हरिकेन। तो वैसे अगर मैं फिलीपींस की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए टाइफून आया था। वैसे अगर मैं इंडियन हूं, है ना, और मैं बताना चाह रहा हूं आपको, तो मैं क्या बोलूंगा, साइक्लोन आएगा। ठीक है, समझ गया आप, तो समझ जाइएगा, टाइफून बोलूंगा, साइक्लोन बोलूं, एक ही बात होती है। ठीक है, बस नाम अलग अलग है, अलग अलग जगह के हिसाब से। तो बहुत सारे टाइकून्स ने हिट किया था किसको, फिलीपींस को 2022 में, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारी फसल जो है खराब हो गई थी, है ना। अब क्या दिक्कत है ना, ये मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज का मतलब मौसम चेंज नहीं, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ये जो क्लाइमेट, ये जो पर्यावरण चेंज हो रहा है, बदल रहा है। देखिए क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, ये जो बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें मतलब इंसानों के द्वारा हो रही है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी निकालते जा रहे हैं, बिना किसी उसके, बिना कुछ सोचे समझे, है ना। कोयले को बना जला के हम लोग बिजली बना रहे हैं। हालांकि चलिए हमारी तो मजबूरी है ना, हम जो है इतना पैसे वाला देश भी नहीं है हमारा, है ना, और बहुत सारी चीजों की हमारे पास तो रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन इस समय पे जो हम लोग ये क्लाइमेट चेंज महसूस कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है
जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो बहुत पहले फैक्ट्री बना बना के बैठ गई हैं, इन्होंने भी तो पहले कोयले का इस्तेमाल किया था। हालांकि अब ये सबको ज्ञान देने लगी है, जो छोटी छोटी कंट्री जैसे इंडिया हो गई, है ना। इंडिया वैसे छोटी कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू देम तो छोटी है ना। थोड़ी डेवलपिंग कंट्री भी है, वो लोग डेवलप कंट्री है ना। वो लोग डेवलप कंट्री है, हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्रीज है। तो अब तो ये सब कंट्री जैसे यूएस हो गया, यूरोप की बहुत सारी कंट्री हो गई, अब तो ये ज्ञान देती है सबको। यूके हो गया, क्या ज्ञान देती है कि आपको जो है एनवायरमेंट को जो नुकसान पहुंचा रही है, ऐसी चीजों से दूर हटना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जो इनका समय था उसमें इन्होंने सब कुछ कर लिया। देखिए अभी कुछ दिन मतलब अब तो काफी साल हो गए, कई साल पहले इंडिया ने ऐसा भी बोला, देखिए जो आप बोल रहे हो ना कि पर्यावरण को बचाने के लिए ये करना वो करना है, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी मदद तो करो आप लोग, हमको पैसे प्रोवाइड करो, कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, जिसकी वजह से क्या करें हम लोग, जो जैसे हम कोयले के ऊपर अटके हुए हैं, हम कोयले से बाहर निकल सके और जो चीजें उनके ऊपर वो कर सके, काम कर सके। अब देखिए इंडिया तो ठीक ठाक मतलब अच्छी कंट्री है, पैसे वाइज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई है पूरी दुनिया की, तो इंडिया तो चलो अब संभालने लगा है, इंडिया तो अपने आप करने लगा है। मैंने आपको बताया सोलर पावर प्लांट बहुत अच्छे से काम हो रहे हैं हमारे, बहुत सारे बन रहे हैं, विंड एनर्जी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, हाइड्रो पावर एनर्जी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन और जो छोटी छोटी कंट्री वो क्या करें, हाँ, और जो छोटी छोटी कंट्री वो क्या करें, तो ना तो ये कंट्री, ये यूएस वगैरह और जो भी बड़ी बड़ी कंट्री है, उन कंट्रीज की मदद करने को तैयार है ना। लेकिन हाँ, उनको सुनाने में सबसे आगे जरूर है यूएस। यूएस हो गया, यूरोप की कोई कंट्री हो गई, और वो भी जो इन्होंने खुद किया है, जो ये पर्यावरण में बदल रहा है, जो नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, जिसकी वजह से सब बाकी सबका नुकसान हो रहा है, ये बदल किसकी वजह से रहा है, ये नुकसान किसकी वजह से हो रहा है, ये डेवलपिंग कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्री है, सॉरी, जो डेवलप कंट्री है, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, जो आज से कुछ 15-20 साल पहले इन्होंने जो एक प्रदूषण फैलाया था, वही तो प्रदूषण है जो इस समय पे सबसे ज्यादा फैल रहा है ना। जो अभी फैलाया जा रहा है वो तो अभी नहीं फैल रहा इतना, वो तो आगे जाके फैलेगा, है ना, वो तो आगे जाके फैलेगा। अगर अभी भी हम वो करने लगे, कंपेयर करने लगे ना, तो अभी भी पूरे साल में सबसे ज्यादा जो कार्बन निकलता है, कार्बन जो निकलता है सबसे ज्यादा कहां से निकलता है, कार्बन पर एरिया, अगर कार्बन पर एरिया की बात करूं ना, पर कैपिटा की बात करूं, है ना, कार्बन पर कैपिटा की बात करूं, तो एक मतलब एक स्थायी मतलब एक एरिया को अगर हम ले लें और उससे हम कंपेयर करें कि कार्बन किसके ज्यादा निकल रहा है, तो अभी भी यूएसए आपका टॉप पे पहुंचता है, अभी भी यूएसए आपका टॉप पे पहुंचता है। ओवरऑल जो है थोड़ा पीछे है, लेकिन अगर पर कैपिटा की बात करें तो अभी भी टॉप पे पहुंच रहा है यूएसए आपका। लेकिन ज्ञान देने में सबसे आगे है यूएसए, है ना, किसी की मदद भी नहीं करनी और ज्ञान भी सबसे ज्यादा हमको देना है, ये वाला काम है यूएसए का। तो ये जो पर्यावरण बदल रहा है, इससे बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, इससे बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। जैसे मैंने बताया, ये जो कॉटन है इसको नुकसान हो रहा है, कॉटन को क्लाइमेट चेंज की वजह से। उसी तरह ये जो प्याज है इसको भी नुकसान हो रहा है उससे, है ना, क्लाइमेट चेंज जो बदल रहा है उसको भी उसका भी नुकसान हो रहा है ना। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बदल रहा है, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी तो उसको नुकसान हो रहा है। उसकी फसल जो है जिस समय पे उगती थी, पहले मान लीजिए बारिश पड़ती थी, ऐसा मौसम होना था, वैसा मौसम होना था, अब ऐसा मौसम होता नहीं है उस समय पे। जैसे अगर मैं आपको इसी साल से कंपेयर कराऊं, ये जो साल है 2000, ये जो इस साल की जो ठंडी आई है, जो सर्दी आई है, अगर सर्दियों की बात करें, वैसे सर्दियों का मौसम 4 महीने का होना है, जो सही बात है, चलिए 4 का नहीं होना, 3 का तो होना ही होना है ना, 3 का तो होता ही होता है ना। तो 15 नवंबर से लेके 15 फरवरी तक तो होता ही होता है ना सर्दियों का, जो ठीक अच्छी सर्दी पड़ती है। लेकिन इस समय की बात करूं, इस बार की बात करूं, तो मुश्किल से मुश्किल बहुत अच्छी सर्दी पड़ी होंगी, 15 दिन पड़ी होंगी, मुश्किल से मुश्किल, मेरे हिसाब से तो 15 दिन में नहीं पड़ी, एक आधी हफ्ते ही पड़ी होंगी। तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का असर है ना। और जो आपकी गर्मी है वो बढ़ती चली जा रही है, गर्मी क्या है, बढ़ती चली जा रही है। देखिए अभी फरवरी के स्टार्टिंग से जो है गर्मी होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। सर्दी पड़ी थी न्यू ईयर के आसपास, तो बहुत फिर भी सर्दी थी थोड़ी बहुत, है ना, 15 जनवरी के आसपास तक भी थी। लेकिन देखिए दिसंबर में भी बहुत लेट सर्दी शुरू हुई और जनवरी में भी बहुत जल्दी खत्म हो गई सर्दी। तो ये क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, गर्मी जो है बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं ना, उससे क्या होता है, वो जो सनरेज आ रही है उनको ट्रैप कर लेती है, उनको रोक लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्मी बढ़ रही है ना। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। जो गर्मी बढ़ती है तो जिस फसल को जरूरत नहीं है इतनी गर्मी की, वो फसल खराब होने लगती है। तो इसी तरह से खराब हो रही है क्या, ओनियन की फसल। जब फसल खराब होती है जब तो कमी पड़ती है ना, क्योंकि जो उगाई तो हर साल उतनी जाती है, लेकिन वो तबाह हो जाती है किसी वजह से। इस वजह से क्या होता है, उसकी जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है। तो एक तो मैंने आपको क्लाइमेट चेंज बता दिया, ये तो यूनिवर्सल है ही है, क्लाइमेट चेंज जो है ये तो यूनिवर्सल रीजन है ही है। और भी कई रीजन है इस समय पे, तो जैसे कि क्या है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन में भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है प्याज उगा करती थी, लेकिन उगी नहीं है। बहुत सारी जो उगाई होगी लोग वहां के किसानों ने, वो तबाह हो गई है, एक दूसरे की तबाह कर ली है इन्होंने। ये बहुत बड़ा इस टाइम पे प्राइम रीजन चल रहा है।
है ना। क्लाइमेट चेंज का तो यूनिवर्सल है ही, वो तो चल ही रहा है। फिर जैसे पाकिस्तान में फ्लड आए थे अभी कुछ समय पहले, ये पाकिस्तान में जब फ्लड आए थे ये किस वजह से आए थे, ये भी तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आए थे। और ना इतनी बारिश थोड़ी पड़ती है जितनी पाकिस्तान में पड़ी थी, जिसकी वजह से वहां फ्लड आ गए। तो फ्लड मतलब बाढ़ जो आ गई थी, लेकिन आई वहां पे, तो वो भी किस वजह से, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो यही सारी चीजें जो है, इन्हीं सारी चीजों की वजह से क्या है, मतलब इनडायरेक्टली जाके चीजें, इनडायरेक्टली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जाके ये क्लाइमेट चेंज से मिलती है। भले ये रशिया वॉर अगर आप छोड़ दो, रशिया यूक्रेन की वॉर, तो जो बाकी फैक्टर्स है ना, ये ओनियन के वो कम होने में, जो पैदावार है कम होने में, शॉर्टेज होने में और प्राइस बढ़ने में, वो किसकी है, क्लाइमेट चेंज कैसे ना कैसे रिलेटेड है ही इससे। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, आज की लास्ट न्यूज। सिक्स एंड जूस मोस्ट टारगेटेड इन हेट क्राइम इन यूएस। तो ये एक रिपोर्ट आई है, किसकी रिपोर्ट आई है, एफबीआई की। एफबीआई क्या है, देखिए ये आपकी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कहां की, यूएसए की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एफबीआई। फुल फॉर्म क्या है इसकी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये अपनी सालाना एक रिपोर्ट लेके आता है कि पिछले साल जो पूरा साल निकल गया उसमें हेट क्राइम्स कितने हुए। हेट क्राइम्स मतलब कि किसी पर्टिकुलर आदमी को किसी चीज की वजह से, चाहे उसके धर्म की वजह से, चाहे उसके रंग की वजह से, उसको क्या टारगेट किया हो, लोगों ने उसको परेशान किया हो या मारने की कोशिश करी हो, ऐसे झगड़ा किया हो, उसको बोलते हैं हेट क्राइम। कि इन चीजों से हेट करते हैं, किसी को हम उसके धर्म की वजह से हेट करते हैं, पसंद नहीं करते, है ना। हेट करना मतलब पसंद नहीं करना, है ना, या फिर नफरत करना, अगर डायरेक्टली बोलूं तो नफरत करना। हेट का मतलब जिसको हम पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं उससे। तो चाहे उसके धर्म की वजह से हम करें, चाहे उसके रंग की वजह से हम करें, इन सब चीजों की वजह से जो हम पर्टिकुलरली किसी को हेट करते हैं, पसंद नहीं करते। और अगर कोई आपका पर्सनल रीजन है ना, अगर आपको कोई ऐसा रीजन है, किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई, इस वजह से आपको उसे पसंद नहीं करते, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन किसी के आप रंग की वजह से उसको पसंद नहीं कर रहे, कि देखिए ये तो काला है तो इसको हम पसंद ही नहीं करेंगे, है ना, जैसे अंग्रेज करते हैं, है ना। तो उसी की वजह से ये जो इस तरह का जो हेट होता है उसको बोलते हैं हेट क्राइम्स। उसकी वजह से जो क्राइम किए जाते हैं, उसको वजह से जो आदमी को परेशान किया जाता है, जिसको पसंद नहीं कर रहे हो आप, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्राइम को क्या बोलते हैं, हेट क्राइम। तो यूएसए में जो रिपोर्ट आई है कि पिछले साल कितना क्राइम हुआ है एफबीआई के द्वारा, तो उसमें सबसे ज्यादा बार जो हुआ है, जिसके साथ हुआ है, वो है आपके सिख कम्युनिटी और जूस कम्युनिटी है, ठीक है। ये रिलीजन के बेसिस पे बताया इन्होंने, ये वो कलर के बेसिस पे नहीं बताया, क्योंकि कलर के बेसिस पे आज भी सबसे ज्यादा जो हेट क्राइम होता है वो यूएसए में होता है ना। गोरे काले के ऊपर जो सबसे ज्यादा जो हेट क्राइम होता है वो आज भी यूएसए में होता है, सबसे ज्यादा यूएसए में होता है। अगर यूएसए में बात करूं ना, जितना भी हेट क्राइम पूरा हुआ है यूएसए में, जितना भी हेट क्राइम पूरा हुआ है, तो कलर के मामले में, है ना, ब्लैक और व्हाइट के मामले में टोटल जो सबसे ज्यादा जो हेट क्राइम, मतलब ब्लैक के ऊपर ही होता है, जो लोग मतलब जिनका कलर चमड़ी काली होती है उन्हीं के साथ होता है, जो अफ्रीकन जो लोग होते हैं। जैसे अब तो जैसे वैसे वो अमेरिकन ही है, वो उस समय पे जो आपके यूके के जो लोग थे, है ना, जो अंग्रेज थे, उनको वहां से उठा के ले गए थे स्लेव की तरह, है ना, अपने नौकरों की तरह। स्लेव मतलब जो गुलाम होते हैं उनकी तरह, लेकिन अब तो वहीं के रहने वाले हो गए, यूएसए के रहने वाले हो गए। तो उन्हीं के साथ जो हेट क्राइम हुआ है, तो अगर टोटल की बात करूं, जो पूरी हेट क्राइम पूरे उसमें हुए हैं पिछले साल में यूएस में, उसमें से 63.2%, कितना, 63.2%, जो 63.2% हेट क्राइम हुए हैं पिछले साल में, कहां पे, यूएसए में, वो हुए हैं रंग के आधार पे, वो हुए रंग के आधार पे। लेकिन ये जो रिपोर्ट है जिसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले, क्योंकि ये जो रंग के आधार पे हुए हैं ना, ये तो अभी तक भी टॉप ही है, ये हमेशा से टॉप ही होते हैं यूएस में। सबसे ज्यादा जो हेट क्राइम होते हैं यूएसए में वो रंग के हिसाब से होते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे हेट क्राइम रंग के हिसाब से नहीं होता, हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे रिलीजन के हिसाब से हो जाता है, कास्ट के हिसाब से हो जाता है। उसी तरह यूएसए में जो सबसे ज्यादा होता है वो मतलब, और जो है छोटे छोटे उसमें होते हैं, जैसे रिलीजन जो है ये छोटे होता है ना। कास्ट वगैरह का भी बहुत ज्यादा तो है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा होने लगा है। कुछ दिन पहले मैं आपको, अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको न्यूज पढ़ाई थी, वहां पे कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। तो उसी तरह से जो सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है वो होता है रंग के हिसाब से। कहाँ पे, यूएसए में रंग के हिसाब से। तो पूरा जो जितने भी हेट क्राइम पिछले साल हुए उसमें से 63.2% रंग के हिसाब से कहां पे हुआ, यूएसए पे। ये अभी भी टॉप है। लेकिन इस न्यूज की बात करें, अगर रिलीजन के हिसाब से बात करें, रिलीजन मतलब जो धर्म है उसके हिसाब से बात करें, तो ये जो दो है, कौन कौन, सिख और ज्यूज, इनके ऊपर सबसे ज्यादा हुआ है। अगर दोनों को मतलब वैसे परसेंटेज में मैं बताऊं तो 21.3%, कितना, 21.3%, दोनों के ऊपर बराबर परसेंट, अगर परसेंटेज दी जाए तो दोनों के ऊपर बराबर हुआ, कितना, 21.3%, 21.3% टोटल हुआ कितना। ये 2021 की रिपोर्ट है, 2021 के लिए है ये रिपोर्ट, ठीक है ना, 2021 के लिए रिपोर्ट है। तो 2021 में टोटल 1005, टोटल 1005 इतने हेट क्राइम हुए, 1005 हेट क्राइम हुए 2021 में, जो धर्म के ऊपर हुए हैं, जो धर्म को वो आधार लेके हुए हैं। 105, तो इसमें से 21% जो हुए, 21.3% तो हुए आपके सिखों के साथ,
और 21.3% ही हुए हैं आपके जूस के साथ। ओके, तो ये दोनों टॉप प्रायोरिटी पे है। उसके बाद अगर उसकी बात करूं, अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूं तो वो 9.5% है। मुस्लिम्स की बात करूं तो 9.5% है। कैथलिक्स की बात करूं, कैथलिक्स कौन होते हैं? ये कैथलिक्स होते हैं जैसे ये क्रिश्चियनिटी होती है ना, तो क्रिश्चियनिटी में भी थोड़े से मतलब 2-3 हिस्से होते हैं क्रिश्चियनिटी में। जैसे इस्लाम में होते हैं शिया सुन्नी, है ना, उसी तरह से हिंदुइज्म में भी कुछ लोग विष्णु जी को मानने वाले होते हैं, कुछ लोग शंकर जी को मानने वाले होते हैं, उसी तरह से, है ना, शिव जी को मानने वाले होते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि जो आपके क्रिश्चियन धर्म है इसमें भी क्या होता है, कैथलिक्स होते हैं, है ना, प्रोटेस्टेंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, हर एक चीज को मानते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, कैथलिक्स बोलते हैं। तो अगर एंटी कैथलिक्स की बात करूं, एंटी कैथलिक्स जो क्राइम हुए, मतलब जो कैथलिक्स है उनके खिलाफ जो क्राइम हुए हैं वो कितना परसेंट है? वो है 6.1%। 6.1%। तो देखिए, अगर बात करूं मैं तो ये 9.5% मुस्लिम्स का इनके खिलाफ जो हुए, तो ये तो काफी कम है 21.3% से। हालांकि है, होना किसी के भी खिलाफ नहीं चाहिए, लेकिन कंपैरिजन हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, हमको इस रिपोर्ट में कंपैरिजन ही करना है, ठीक है, इस वजह से तो रिपोर्ट दी गई है, इसे हमको इसमें कंपैरिजन ही करना है। तो ये बताया गया है कि कितने क्राइम धर्म के हिसाब से कहां पे हुए हैं, यूएसए में हुए हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने पूरा बोर्ड देख लिया होगा, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, वीडियो देखते ही सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया। तो आज शाम की वीडियो जो होगी या फिर कल सुबह की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको जो भी आपकी परेशानी होगी उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है, पूरी तरह से उसको समझा दूंगा। फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप कमेंट करिए, मेरा काम बताने का, मैं आपको बता दूंगा। आप बिना निश्चिंत होकर बिना किसी परेशानी के कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो आपकी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमको पूरा सपोर्ट करें, ठीक है। और हम भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।